कल्पना कीजिए कि कोई एक ऐसा व्यवसाय चलाता है जहां उनका मुख्य उत्पाद इतना बेकार हो जाए। या यूं कहें कि इतना खतरनाक हो जाए। हाँ बिल्कुल, इतना खतरनाक कि उसे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उल्टा अपनी जेब से पैसे देने पड़े। मतलब कोई भी सामान्य इंसान तो यही सोचेगा कि ये पूरी तरह से घाटे का सौदा है। सही बात है। लेकिन क्लोर अल्कली उद्योग की ये एक बहुत ही अजीब और कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसी ही दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं केमफैब एल्कलीज लिमिटेड की, जिसे लोग CCAL भी कहते हैं। हाँ CCAL। हम उनकी Q4 FY26 और पूरे वित्तीय वर्ष 2026 के नतीजों का विश्लेषण करेंगे। हमारा मिशन सिर्फ कुछ बोरिंग वित्तीय आंकड़े पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें तो ये डिकोड करना है कि कैसे एक कंपनी वैश्विक कमोडिटी कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बीच खुद को बचाती है। हाँ, और सरकारी फंडिंग में जो देरी हुई उसके बावजूद अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैसे सुरक्षित रखती है, और सबसे बड़ी बात कि FY27 के लिए उनकी लॉन्ग टर्म रणनीति क्या है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस बुनियादी रसायन विज्ञान को समझना होगा जिस पर यह कंपनी टिकी है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। देखिए, केमफैब मुख्य रूप से क्लोर एल्कली सेगमेंट में काम करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वे नमक और पानी के घोल में भारी मात्रा में बिजली प्रवाहित करते हैं। अच्छा, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, राइट? बिल्कुल। और इस प्रक्रिया से दो मुख्य चीजें पैदा होती हैं, एक कॉस्टिक सोडा और दूसरा क्लोरीन गैस। लेकिन समस्या ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन दोनों रसायनों की कीमतें कभी भी एक साथ एक ही दिशा में नहीं चलती। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय शब्द आता है जिसे हमारे नए निवेशकों को समझना बेहद जरूरी है, जिसे ECU रियलाइजेशन या इलेक्ट्रोकेमिकल यूनिट रियलाइजेशन कहा जाता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मीट्रिक है। मतलब आसान भाषा में कहें तो जब कंपनी कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन के इस जोड़े की एक इकाई बाजार में बेचती है तो उसे औसतन कितनी कीमत मिलती है, उसे ECU रियलाइजेशन कहते हैं। सही कहा आपने, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कॉस्टिक की कीमत आसमान छू रही हो और उसी वक्त क्लोरीन की कीमत जमीन पर गिर जाए। बिल्कुल। इसलिए कंपनी की असली कमाई मापने का यही एकमात्र सटीक पैमाना है। तो अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो अगर हम Q4 FY25 के ऐतिहासिक आंकड़ों को देखें तो ये ECU रियलाइजेशन 42,386 रुपए प्रति मीट्रिक टन था। बाप रे, ये तो काफी ज्यादा था। हाँ, लेकिन इसके बाद बाजार में जो गिरावट आई उसने पूरे उद्योग को हिलाकर रख दिया। हालांकि Q4 FY26 आते आते एक क्रमिक सुधार दिखाई देने लगा, जिसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिकवरी कहते हैं। जी, ये आंकड़ा Q3 के 38,500 रुपए से बढ़कर Q4 में 39,100 रुपए प्रति मीट्रिक टन हो गया। लेकिन ये सुधार कोई सीधी रेखा में तो नहीं हुआ है ना? बिल्कुल नहीं। मतलब अगर हम हालिया वैश्विक घटनाओं को देखें जी, तो मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी उछाल आया था, भू राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन टूटने के डर से। हाँ, बाजार में काफी पैनिक था उस वक्त। लेकिन अप्रैल के अंत तक आते आते जैसे ही वो डर कम हुआ, कीमतें फिर से गिरकर अपने युद्ध पूर्व स्तरों पर आ गई। सही बात है। ये तो शेयर बाजार में किसी डेड कैट बाउंस या किसी रोलर कोस्टर को आंखों पर पट्टी बांधकर चलाने जैसा है। एक पल लगता है कीमतें ऊपर जा रही हैं और अगले ही पल वो वापस धड़ाम से गिर जाती हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस अस्थिरता के बीच भी मैनेजमेंट का नजरिया बहुत स्पष्ट है। अच्छा, वो कैसे? उनका मानना है कि कॉस्टिक सोडा की वैश्विक कीमतें अब बॉटम आउट हो चुकी हैं। बॉटम आउट मतलब वो अपने सबसे निचले स्तर को छू चुकी हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ से कीमतों के और नीचे जाने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। उद्योग के विशेषज्ञों के लिए ये एक बहुत बड़ा संकेत है। तो क्या इसका मतलब ये है कि FY27 में रिकवरी की उम्मीद है? जी, जब कीमतें एक मजबूत आधार बना लेती हैं तो ये भविष्य के लिए एक स्थिर रिकवरी का रास्ता साफ करता है। लेकिन एक तरफ भारी बाजार है जो पूरी तरह से अनिश्चित है। अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतें कब उछलेंगी और कब गिरेंगी, ये तो कंपनी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भारी झटके लग रहे हों तो कंपनी अपना बचाव कैसे करती है? और यहीं पर केमफैब की ऑपरेशनल एफिशिएंसी की रणनीति सामने आती है। उन्होंने अपना पूरा ध्यान आंतरिक खर्चों को नियंत्रित करने पर लगा दिया है। हाँ, क्योंकि Q4 FY26 में उनका कुल रेवेन्यू सालाना आधार पर 21.7% गिर गया था।
ये कोई छोटी गिरावट तो नहीं है? नहीं, एक काफी बड़ी गिरावट है। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाला वित्तीय आंकड़ा सामने आया वो है उनका EBITDA मार्जिन। अच्छा, वो कैसे? देखिए, EBITDA मार्जिन का मतलब है कि कंपनी अपने मुख्य संचालन से हर 100 रुपए पर कितना मुनाफा बचा पा रही है। रेवेन्यू में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद उनका मार्जिन Q3 के मुकाबले सुधरकर 12.16% हो गया। रुकिए, रेवेन्यू 21% गिर रहा है लेकिन मुनाफा कमाने की दर बढ़ रही है। यहाँ कहानी वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। इसके पीछे जरूर कुछ बड़ा हुआ है। बिल्कुल, इसके पीछे उनकी टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन रणनीति है। कंपनी ने 56 करोड़ रुपए का निवेश करके अपनी 1994 की पुरानी तकनीक को पूरी तरह से बदल दिया। 56 करोड़? तो ये नया प्लांट कब शुरू हुआ? ये नया अति आधुनिक प्लांट 27 नवंबर 2025 को शुरू हो चुका है। तो इससे इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ा? देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा खर्च बिजली का होता है। नई तकनीक में जो आधुनिक मेम्ब्रेन इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत कम वोल्टेज पर काम करते हैं। इससे बिजली की खपत में भारी कमी आती है। बिजली की खपत से मुझे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का एक और हिस्सा याद आ रहा है। उन्होंने एक हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट में भी 15 करोड़ रुपए का निवेश किया है। हाँ, और ये Q1 या Q2 FY27 से पावर सप्लाई शुरू करने के लिए तैयार है। बस कुछ क्लियरेंस का इंतजार है। लेकिन यहां मैं थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगा। एक केमिकल कंपनी जिसे कॉस्टिक सोडा पर ध्यान देना चाहिए, वो अचानक से हाइब्रिड रिन्यूएबल पावर प्लांट में पैसा क्यों लगा रही है? क्या ये उनके मुख्य काम से ध्यान भटकाना नहीं है? ऊपरी तौर पर देखने में ये भटकाव लग सकता है, लेकिन क्लोर अल्कली उद्योग में बिजली ही सबसे बड़ा कच्चा माल है। अच्छा, तो मतलब नमक या पानी से भी ज्यादा? हाइब्रिड पावर में निवेश करके वे कमोडिटी प्राइस साइकिल के उतार चढ़ाव के खिलाफ अपने मार्जिन को सुरक्षित कर रहे हैं। समझ गया। तो ये ध्यान भटकाना नहीं है, बल्कि एक ढाल बनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो वही लागत बचाने की बात। लेकिन अब वापस उस खतरनाक बाय प्रोडक्ट पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, मतलब वो क्लोरीन गैस। हाँ, क्लोरीन, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब वे बिजली बचाकर अधिक कुशलता से कॉस्टिक सोडा बनाएंगे तो स्वाभाविक रूप से क्लोरीन गैस भी ज्यादा बनेगी, और बाजार में तो इसकी नेगेटिव कीमत मिल रही थी। जी, और इसी भारी वित्तीय रिसाव को रोकने के लिए केमफैब ने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का रास्ता अपनाया। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब उन्होंने सप्लाई चेन में आगे बढ़कर कुछ किया? हाँ, फरवरी 2024 में 50 करोड़ रुपए के निवेश से उन्होंने एक एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लांट शुरू किया। अरे वाह, 50 करोड़ का निवेश? जी, इसका मतलब है कि अब वे उस फालतू और खतरनाक क्लोरीन गैस को बाजार में पैसे देकर निकालने के बजाय अपने ही प्लांट में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब उस क्लोरीन का उपयोग करके वे एक वैल्यू एडेड उत्पाद बना रहे हैं। बिल्कुल, एल्यूमिनियम क्लोराइड की बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिलती है। जो चीज कल तक उनके लिए बोझ थी, आज वो राजस्व का नया स्रोत है। इसी तो हम एक बेकरी के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप केक बनाने का व्यवसाय चला रहे हैं, और अगर बाजार में अचानक आटे की कीमत बढ़ जाए तो आपका मुनाफा खत्म हो जाएगा। हाँ, सही बात है। तो इससे बचने के लिए आपने खुद का गेहूं का खेती खरीद लिया। अब बाजार में आटे की कीमत कुछ भी हो, आपका मुनाफा नहीं घटेगा। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो कंपनी ने ठीक यही काम बैकवर्ड इंटीग्रेशन में भी किया है। अच्छा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया? हाँ, कांथाडू और चुनाम्पेट में उनके पास 1670 एकड़ से अधिक के खुद के नमक के खेत हैं। अरे वाह, 1670 एकड़! जी, ये उन्हें बाजार की कीमतों के झटकों से पूरी तरह बचाता है और कच्चे माल की गारंटी देता है। ये तो पूरी सप्लाई चेन को ही सुरक्षित करने वाली बात हो गई। लेकिन अब हमें कंपनी के दूसरे सबसे बड़े हिस्से की तरफ रुख करना चाहिए। आप OPVC पाइप्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। OPVC पाइप्स, जो उनके कुल रेवेन्यू का लगभग 32% है। विस्तार तो हो रहा है, लेकिन यहाँ जोखिम बिल्कुल अलग तरह के दिख रहे हैं। विस्तार तो काफी तेजी से हुआ है। उन्होंने 6 नई लाइनें चालू करके अपनी क्षमता 14,000 टन से बढ़ाकर 20,000 टन प्रतिवर्ष कर दी है। और भारत के सबसे बड़े बन गए। जी, और Q2 FY27 तक तो 23,000 टन का लक्ष्य है। लेकिन ना, रुकिए, जब मैं Q4 FY26 के नतीजे देख रहा था तो OPVC रेवेन्यू में तो 58.42% की भारी गिरावट आई है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा झटका था। मतलब आधा रेवेन्यू साफ हो गया। कारण क्या था इसका? इसके पीछे सीधा कारण था जल जीवन मिशन यानी JJM के तहत
फंड का पूरी तरह से रुक जाना। तो जल जीवन मिशन के पैसे नहीं मिले। जी, जब सरकारी परियोजनाओं में फंडिंग रुकती है तो ठेकेदार पाइप्स खरीदना बंद कर देते हैं। इसी लाल फीताशाही ने इस भारी गिरावट को जन्म दिया। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब अगर हम रिटेल निवेशकों के नजरिए से देखें तो क्या पूरी तरह से सरकारी प्रोजेक्ट्स और उनकी धीमी फंडिंग पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है और ये जोखिम बिल्कुल वास्तविक है। किसी भी एक योजना पर निर्भरता खतरे की घंटी है। तो मैनेजमेंट इसके बारे में क्या कर रहा है? मैनेजमेंट इस जोखिम को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है, इसीलिए वे अब विविधीकरण कर रहे हैं। वो कई अलग अलग राज्यों में गैर जेजेएम परियोजनाओं के टेंडर भर रहे हैं और अमृत 2.0 में भी जा रहे हैं। ताकि किसी एक मिशन पर निर्भरता कम हो सके। और मुझे लगता है जल जीवन मिशन को लेकर भी कुछ उम्मीद की किरण दिखी है। बिल्कुल, 10 मार्च 2026 को जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी मिल गई है। ओहो, तो इसका असर कब दिखेगा? मैनेजमेंट को पूरी उम्मीद है कि Q2 FY27 से बड़े डिसबर्समेंट फिर से शुरू हो जाएंगे। मतलब जो 20,000 टन की क्षमता उन्होंने बनाई है वो इस नई मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। एकदम सही। लेकिन देखिए, इन सभी रणनीतियों और बाजार की अनिश्चितताओं के बीच एक छोटे रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ता है? वो इन सब पर भरोसा कैसे करे? यहीं पर पारदर्शिता और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भूमिका आती है। 13 मई 2026 को कंपनी सेक्रेटरी भरत राज पांचाल द्वारा शेयर बाजारों में एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन स्वेच्छा से जमा किया गया। स्वेच्छा से मतलब वॉलंटरी डिस्क्लोजर? हाँ, किसी रेगुलेटर ने उन्हें मजबूर नहीं किया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब आपका एक मुख्य सेगमेंट 58% गिर गया हो, तब खुद आगे आकर निवेशकों को कारण बताना और अपनी भविष्य की रणनीति साझा करना शेयर धारकों का भरोसा जीतता है। बिल्कुल, लेकिन रिटेल निवेशकों को उन फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स को भी ध्यान से समझना चाहिए जो ऐसे प्रेजेंटेशन में होते हैं। जी, क्योंकि कंपनी के भविष्य के अनुमान कोई पत्थर की लकीर या गारंटी नहीं होते। अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता, सप्लाई चेन टूटना, ये हमेशा जोखिम बने रहते हैं। और केमिकल इंडस्ट्री में तो पर्यावरणीय और विनियामक बाधाएं यानी रेगुलेटरी हर्डल्स का खतरा हमेशा रहता है। हाँ, कोई भी नया सरकारी नियम उनके मार्जिन को रातों रात प्रभावित कर सकता है। लेकिन CCAL पर्यावरण के मामले में भी काफी आगे सोच रहा है। वे ESG लीडर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। वो ब्राइन कीचड़ वाला प्रोजेक्ट? राइट, बिल्कुल। वे ब्राइन कीचड़ से ईंटें बना रहे हैं और जीरो सॉलिड वेस्ट हासिल कर रहे हैं। अरे वाह, कचरे से ईंटें बनाना, ये तो बहुत ही इनोवेटिव है। हाँ, और ये भविष्य के किसी भी कड़े पर्यावरण कानून के खिलाफ उनकी रक्षा करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो हम कह सकते हैं कि FY26 केमफैब के लिए एक ट्रांजिशन का साल था। जी, एक बदलाव और सर्वाइवल का साल, जहां उन्होंने झटके सहे लेकिन अपनी नींव बहुत मजबूत की। और मैनेजमेंट का भी दृढ़ विश्वास है कि स्थिर होती कॉस्टिक कीमतें और हाइब्रिड पावर की शुरुआत FY27 को एक बेहद मजबूत साल बनाएगी। बिल्कुल, FY27 उनके इस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और लागत नियंत्रण का असली टेस्ट होगा। तो श्रोताओं, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। कंपनी ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को तो बुलेट प्रूफ बना लिया है, लेकिन अगर आने वाले साल में वैश्विक भू राजनीतिक तनाव फिर से भड़क उठे और सप्लाई चेन पूरी तरह ठप हो जाए, तो क्या सिर्फ ये लागत बचाने की रणनीति उन्हें सुरक्षित रख पाएगी? ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार करें। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।